Bismillahirrahmanirrahim. So this is our third lecture on frame analysis. Actually, this was our problem, third problem, but we named as problem number 4 because that was mentioned as problem number 4 in the slides. So basically, we have an frame having फोर मेंबर में इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास जब भी इंटरनल हिंज आता है तो जब इंटरनल हिंज सेंटर में आ जाता है तो आप एक मेंबर के सेंटर में आ जाए तो आप उसको एज ए टू मेंबर कंसिडर करते हैं. सो दिस इज मेंबर 1, दिस इज मेंबर 2 हैविंग 2 आई, दिस इज मेंबर 2 हैविंग 2 आई एंड दिस इज मेंबर 3, सॉरी दिस इज थर्ड मेंबर एंड दिस इज फोर्थ मेंबर. सो आपके पास बेसिकली 4 मेंबर है. सबसे पहले हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट है कि हमने बेसिक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बनाना है. सो उसके लिए हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है कि हम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी की डिग्री निकालते हैं. उस हिसाब से फिर हम अपने रिडंडेंट एक्शन को चूज करते हैं. सो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी की डिग्री की बात करें तो आपके पास 3 अननोन यहाँ पे हैं, 3 अननोन यहाँ पे हैं. 3 + 3 6 एंड 6 - 3 आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन और एक आपके पास इंटरनल हिंज की वजह से एक्स्ट्रा इक्वेशन आ जाती है. सो 6 - 4 दैट इज बेसिकली इनडिटर्मिनेट बाय 2 डिग्री. सो जब हमें पता लग गया है कि 2 डिग्री से इनडिटर्मिनेट है तो आप कोई भी 2 स्पॉट को रिलीज कर सकते हैं. रोलर प्रोवाइड कर सकते थे और यहाँ पे आप क्या करते, वर्टिकल रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देते या फिर हम यहाँ पे मूवमेंट को ख़त्म कर सकते थे. लेकिन मैंने दोनों तरफ से मूवमेंट को रिलीज़ किया टू मेक इट सिमेट्रिकल. सो आपके पास यहाँ पे भी आपने AR1 को रिलीज़ कर दिया. मैंने ये डायरेक्शन चूज़ किया, दिस इज AR1 एंड दिस इज आवर AR2. सो इसको चूज़ करने से आपके पास स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल बन गया तो आपके पास एनालिसिस क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. सो दिस इज आवर बेसिक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर. सो जैसे ही बेसिक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बनाया तो उसके बाद का स्टेप हमारे पास क्या है कि हम DRS मैट्रिक्स लिख लें. सो इसमें स्पॉट सेटलमेंट नहीं इन्वॉल्व, 2 डिग्री इनडिटर्मिनेट है. सो 1/2 2/1 का मैट्रिक्स आ जाएगा हैविंग मेंबर 0 0. सो DRS मैट्रिक्स हो गया स्टैटिकल इनडिटर्मिनेट एंड VDS. सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, इसका एनालिसिस करना है, मूवमेंट की इक्वेशन लिखनी है, एनालिसिस करना है अंडर एक्चुअल लोड AR1 एंड AR2. तो सबसे पहले हम इसका एनालिसिस करते हैं फॉर एक्चुअल लोडिंग. सो एक्चुअल लोडिंग के लिए हमारे पास इसको मैंने इंटरनल हिंज को स्प्लिट कर दिया एज अ एक्सटर्नल हिंज. सो इंटरनल हिंज को मैंने हिंज स्पॉट में स्प्लिट कर दिया. सो अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमारे पास होगा रिएक्शन को फाइंड करना. सो रिएक्शन फाइंड करना हमारे पास बेसिकली मुश्किल था अगर हम इसको स्प्लिट ना करते और इक्वेशन को उस हिसाब से लेते. सबसे पहले हम फ्रेम को एनालाइज करेंगे अंडर एक्चुअल लोडिंग. उसके लिए हमारे पास रिएक्शन का होना ज़रूरी है. तो सबसे पहले मैं रिएक्शन को फाइंड करता हूँ. मैंने अपनी फ्रेम को स्प्लिट कर दिया एक इंटरनल हिंज टू फाइंड BX एंड BY इजीली. हम BX और BY फाइंड करते थे. देन इसके बाद समेशन f(x) समेशन f(y) और मूवमेंट की इक्वेशन से ही आप AY और DY निकाल सकते हैं जन सिंपल. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मूवमेंट एट A बाई टेकिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट एज पॉजिटिव इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मूवमेंट ले ली तो आपके पास BX क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर मैं इसकी लेंथ लिखूँ तो दैट इज 16 फीट एंड दिस इज 10, सॉरी दिस इज 20 एंड दिस इज 20, दोनों मिला के आपके पास 40 है. सो -16 टाइम BX प्लस 10 टाइम -10 टाइम BY बिकॉज ये भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है. एंड देन आपके पास ये क्लॉकवाइज है. प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इज 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 10 दिस इज 300 इज इक्वल टू 0. नाउ सिमिलरली आपने इस मेंबर पे लिया था. नाउ मूवमेंट एट D बाई टेकिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट एज पॉजिटिव इज इक्वल टू 0. सो अब यहाँ पे मूवमेंट लेते हैं दैट इज BX. अब आपके पास क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज बना रहा है प्लस 16 टाइम BX. BY आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है -10 टाइम BY. मूवमेंट आर्म इज 10 एंड फोर्स इज BY प्लस ये 20 मल्टीप्लाई बाई 1.5 30 ये सेंटर पे एक्ट करेगा और इसका मूवमेंट आर्म जो हो जाएगा 10 हो जाएगा. 30 मल्टीप्लाई बाई 10 300 और आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है दैट विल बी -300 इज इक्वल टू 0. सो इन दोनों इक्वेशन को आप एक साथ सॉल्व करें तो आपके पास BX और BY की वैल्यू आ जाएगी. दैट इज BX इज इक्वल टू 18.75 एंड BY इज इक्वल टू 0. सो BY आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया. ये आपके पास 0 है एंड दिस इज 18.75. सो अगर आप इस मेंबर को देखें एक्चुअली 18.75 लेफ्ट लग रहा है और x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है तो यहाँ से डायरेक्टली आपके पास AX की वैल्यू आ जाएगी 18.75. सिमिलरली BY आपके पास 0 है, 20 मल्टीप्लाई 1.5 30 फोर्स डाउनवर्ड लग रही है तो AY की वैल्यू आ जाएगी 30 अपवर्ड. और ये आपके पास DO2 सिमेट्रिक होने की वजह से आपके पास ये फोर्सेज सेम भी आएगी और आप इसका अलग एनालिसिस भी कर सकते हैं. दोनों सूरतों में आपके पास फोर्सेज सेम आएगी. नाउ हम इसका एनालिसिस करते हैं फॉर M1. सो M1 के लिए मैं मेंबर AB को चूज करता हूँ. AB का सेक्शन लेते हैं और AB के लिए हम ओरिजिन A को ले रहे हैं. AB के लिए ओरिजिन हमारे पास ये है. सो दिस इज अवर फॉर AB. यहाँ पे आपके पास हिंज है, मूवमेंट एटसेट्रा कुछ भी नहीं होगी. और मेंबर इसको मैं C प्राइम कह देता हूँ. दिस इज C प्राइम, दिस इज C प्राइम. इंटरनल हिंज की वजह से एक ही होगा.
और इसके लिए ओरिजिन किसको ले लेते हैं, सी प्राइम को ले लेते हैं, बिकॉज आप इस तरफ से लेंगे तो आपको यहाँ से फोर्सेज इस पर शिफ्ट करनी होगी और फिर इसका अलग एनालिसिस करना होगा। लेकिन अगर आप सी प्राइम ले रहे हैं तो आपने देखना इसके राइट हैंड पे ऑलरेडी हमने फोर्सेज फाइंड की हुई है बी एक्स और बी वाई, तो आपको बस इस जॉइंट पे जाने की, फोर्सेज को इस पॉइंट पे शिफ्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे हम इसका जो है इसका भी ओरिजिन सी प्राइम रखेंगे और इस तरफ से लेंगे, इसके लिए आपके पास ओरिजिन डी को रखेंगे। इस केस में अब फ्रेम को आपको जॉइंट बाय जॉइंट पे स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं मोमेंट 1 की इक्वेशन की बात करूँ फॉर मेंबर ए बी, अगर मैं मेंबर ए बी के लिए मोमेंट की इक्वेशन की बात करें तो ए बी इज़ इक्वल टू, अगर आप देखें तो ए एक्स डाउनवर्ड लग रहा है, ये आपके पास क्या करेगा, जस्ट ए एक्स ही है आपके पास 18.75 एक्स, ए एक्स आपके पास डाउनवर्ड लग रहा है 18.75 की फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स आपके पास क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो लेफ्ट से क्लॉकवाइज आपके पास पॉजिटिव होते हैं। देन आपके पास मेंबर बी सी की बात करते हैं और ओरिजिन आपके पास इसके लिए ओरिजिन ए और इसके लिए ओरिजिन आपके पास क्या है, सी प्राइम है। जस्ट लाइट से आपके पास फोर्स क्या हो जाएगी -1.5 एक्स, माइनस इसलिए कि आपके पास ये राइट से क्लॉकवाइज बना रही है तो राइट से क्लॉकवाइज नेगेटिव होते हैं -1.5 एक्स और मूवमेंट आर्म विल बी x/2, तो ये आपके पास आ जाएगा -0.75 एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास इनकी फोर्सेज भी निकाल सकते हैं, इनकी फोर्सेज भी निकाल सकते हैं, डेट विल बी -0.75 एक्स स्क्वायर और ये आपके पास -18.75 एक्स आएगा। इस फोर्सेज निकालनी है आपने बाई सेल्फ, 2 मैंने निकाल दिए, 2 खुद निकाल लेंगे। नाउ इसके बाद हम एनालिसिस करते हैं। हम AR1 अप्लाई करते हैं, AR1 की जगह यूनिट मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ AR1। हमने AR1 की जो डायरेक्शन चूज़ की थी वो हमने काउंटर क्लॉकवाइज चूज़ की थी, दोनों इस AR1 हमने काउंटर क्लॉकवाइज एंड AR2 क्लॉकवाइज चूज़ किया। AR1 की डायरेक्शन में हमने यूनिट मूवमेंट लगा दी 1। आपके पास ये 1 है, आपके पास ये बैलेंस हो सकती है सिर्फ और सिर्फ कपल मूवमेंट से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई भी फिक्स स्पॉट नहीं है। आपके पास अगर जस्ट जनरल एनालिसिस करें तो आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट 1 बन रही है, काउंटर क्लॉक के लिए आपके पास ए वाई और डी वाई कपल मूवमेंट बन रही है, तो ये दोनों फोर्सेज 1/40 हो जाएगी, क्योंकि आपके पास टोटल अनबैलेंस मूवमेंट 1 है और डिस्टेंस कितना है 41/40 का कपल बन जाएगा। आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी कि डी वाई की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, ए वाई की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। लेकिन इसके बैलेंस करने के बाद आप जस्ट ए एक्स और डी एक्स को कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं कि समय एक्स में कोई भी फोर्स नहीं है तो आपके पास ये 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, समय एज के आपके पास ए एक्स और डी एक्स में कोई भी फोर्सेज नहीं है, लेकिन आपको ए एक्स और डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी जो कि आपके पास एग्जिस्ट करती है। उसके लिए हमने एनालिसिस लिखा है समेशन एफ ऑफ वाई से ए वाई प्लस डी वाई इक्वल टू 0। हम प्रोसीजर से जा रहे हैं, जस्ट मूवमेंट को बैलेंस नहीं कर रहे। समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस डी एक्स, हमने इस तरफ राइट पार्ट पॉजिटिव लिया, ए एक्स माइनस डी एक्स इक्वल टू 0। मूवमेंट एट ए, हमने ए पे मूवमेंट ले लिया, दिस पॉइंट पे हमने मूवमेंट ले लिया है, तो आपके पास डी वाई यहाँ से आपके पास ए वाई और डी वाई की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स ए वाई और डी एक्स 0 हो जाएगा, डी वाई की वैल्यू आ जाएगी -1/40। इस इक्वेशन से ए वाई प्लस डी वाई से ए वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/40। डी वाई की डायरेक्शन आपके पास डाउनवर्ड आ गई, एज वी डिस्कस्ड -1/40 से ये डायरेक्शन डिनोट हो जाएगी और ए वाई की। लेकिन ए एक्स और डी एक्स के लिए आपको इंटरनल हिंज पे मूवमेंट लेना होगा, जो कि आपको एक्स्ट्रा इक्वेशन देता है। इंटरनल हिंज को मैंने यहाँ पे ई का नाम दिया, यूजुअली जनरली मुझे सी प्राइम का नाम देना था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका नाम डिस्कस कर दिया था। दिस विल बी सी प्राइम और डबल माइनस की वजह से सी प्राइम माइनस मतलब ये कि हम इस इंटरनल हिंज पे मूवमेंट ले रहे हैं और लेफ्ट वाली साइड ले रहे हैं। -16 टाइम ए एक्स, दिस डिस्टेंस इज 16, काउंटर क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो -16 टाइम ए एक्स प्लस 1/40, ए वाई इज 1/40 मल्टीप्लाई बाई 20, ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना है 20 -1 इक्वल टू 0। यहाँ से ए एक्स और डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/32 और ये इक्वेशन यूज़ करके डी एक्स की वैल्यू -1/32। ये हमारे पास किसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए, कि आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही हमने रिएक्शन फाइंड कर दिया, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द मूवमेंट इक्वेशन। जो हमने फाइंड किया वो यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, दिस इज 1/40 एंड डी एक्स की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी, डी एक्स इज -1/32, मतलब इसकी डायरेक्शन आपके पास ये है और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास -1/32। ए वाई आपके पास सेम है 1/40 एंड ए एक्स भी आपके पास नेगेटिव है, ए एक्स की डायरेक्शन आपके पास 1/32 एंड हेयर इज द मूवमेंट। हम इस तरफ से बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पे जाएंगे तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाना चाहिए। अगर बैलेंस हुआ तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन भी ठीक है और हमारे यहाँ पे जो हम जॉइंट पे फोर्सेस को शिफ्ट कर रहे हैं वो भी ठीक है। दिस इज़ 1/40 डाउनवर्ड, तो आपके पास 1/40 अपवर्ड लग जाएगा, 1/32 लेफ्ट वर्ड, तो आपके पास राइट वर्ड है, 1/32 आपके पास लेफ्ट वर्ड लग जाएगा और ये आपके पास कपल मूवमेंट बना देगा 1/32 मल्टीप्लाई बाई 1/32। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1/32 मल्टीप्लाई बाई 1, डेट इज 1/32 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस आपके पास कितना है 16 इन दोनों के दरमियान, 1/2, तो आपके पास 0.5
0.5 की मूवमेंट है। अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास 0.5 की मूवमेंट आ जाएगी। सो ये 0.5 आपके पास यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे आपके पास एंटी क्लॉकवाइज 1/40 आपके पास डाउनवर्ड अपवर्ड, तो यहाँ पे आपके पास 1/40 डाउनवर्ड लगेगा एंड 1/32 सेम इस तरह 1/32, और ये 1/32 को हम डायरेक्ट इधर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन 1/40 को आप क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करते हैं इंटरनल हिंज वाले पॉइंट पे 1/40। तो अगर आप देखें 1/40 या आप यहाँ पे 0.5 की मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज है एंड 1/40 मल्टीप्लाई बाय 1/40, ये दोनों आपस में क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रही है। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज 1/40 मल्टीप्लाई बाय 20, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है 20, सो दिस इज आल्सो 0.5। तो यहाँ पे आपके पास मूवमेंट क्या होगी, बैलेंस होगी, यहाँ से 1/40 आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज 1/40 और टॉप पे चला जाएगा 1/40 डाउनवर्ड अपवर्ड। अब यहाँ पे आपके पास ये बना रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट 1/40, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका इफेक्ट आ जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज हैविंग अ मैग्नीट्यूड 1/40, सो काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 1/40, और ये वाली फोर्सेज जो आपके पास 1/40 अपवर्ड लग रहा था 1/40 डाउनवर्ड लग गया। सॉरी, मूवमेंट इज 0.5, मूवमेंट का मैंने 1/40 मल्टीप्लाई बाय 20, इससे जो मूवमेंट बनती है वो आपके पास कितनी बनती है 0.5। सो आपके पास ये 0.5 इनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 0.5 एंड यहाँ पे जो शिफ्ट होगा 0.5 एंड 1/32 ये आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ऑलरेडी 0.5 की मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दिस इज प्लस कंसिडर कर देते हैं। आल्सो 1/32 मल्टीप्लाई बाय 16, ये भी आपके पास किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो प्लस 1/32 मल्टीप्लाई बाय 16। आल्सो इसके अलावा ये और आपके पास -1 की फोर्स है, ये काउंटर क्लॉक -1 की मूवमेंट है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -1, ये तीनों मिलकर आपके पास 0 आना चाहिए। सो 0.5 16/2, तो दिस इज आल्सो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 -1 तो 0, मतलब कि आपके पास ये वाला मेंबर भी बैलेंस है और आपके पास फोर्सेज भी सारी की सारी सही शिफ्ट होगी। सो अब हम अगर मूवमेंट लिखें तो हमें सेम ओरिजिन और सेम वो सिलेक्ट करना होगा। एक हमने डी सिलेक्ट किया था, इस तरफ से हमने ए को सिलेक्ट किया था, दिस इज ए बी सी प्राइम सी एंड दिस इज डी। नाउ मूवमेंट की इक्वेशन की बात करते हैं इस मेंबर के लिए। सो दिस इज आपके पास सबसे पहले काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है -1 प्लस आपके पास ये क्लॉकवाइज बन रहा है 1/32 मल्टीप्लाई बाय एक्स, सो दिस इज फॉर ए बी -1 प्लस 1/32 -1 प्लस x/32 आप इसको कह सकते हैं। नाउ इस मेंबर के लिए हमने ओरिजिन किसको सिलेक्ट किया था, सी प्राइम को सिलेक्ट किया था, और इस तरफ आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए की फोर्स है 1/40, लेकिन क्या कर रहे हैं क्लॉकवाइज बना रहा है। सो फॉर मेंबर बी सी ओरिजिन इज सी प्राइम, इसके लिए 0 से 20, इसमें बी सी का मेंबर सॉरी बी और सी प्राइम मेंबर की अगर हम बात करें तो x/40 आ जाएगा, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि ये हम राइट से देख रहे हैं और राइट से क्लॉकवाइज आपके पास नेगेटिव होता है। सिमिलरली फॉर सी प्राइम और सी मेंबर सी प्राइम और सी ओरिजिन हमारे पास क्या है, सी है, उसके लिए अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला वो है, और ये आपके पास क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज बना रहा है। अगर आपने यहाँ पे सेक्शन लिया है तो ये आपके पास क्लॉकवाइज बनाएगा। दिस मोमेंट विल आल्सो बी x/40 बट विद पॉजिटिव साइन। लास्ट में आपके पास ये रह गया, अगर आप ये देखें तो ये क्या कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है 1/32 इसके साथ, और ये हम राइट से देख रहे हैं। राइट से हमें किस तरह पता चलेगा कि हम लेफ्ट से देख रहे हैं या राइट से देख रहे हैं, ये वाले तो आसान होते हैं। सो इसके लिए अगर ये वाला मेंबर हमारे इस हाथ पे वो कर रहा है तो इसको हमने इसी तरह रोटेट करना है। जैसे ही आप इस तरह रोटेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लेफ्ट से देख रहे हैं या राइट से देख रहे हैं। सेम अगर आप ये वाला मेंबर आपके इस हाथ पे लाई कर रहे हैं तो आपने इसको इस तरह रोटेट करना है। सो इससे आपको इसका लेफ्ट और राइट क्लियर हो जाएगा। सो राइट से काउंटर क्लॉकवाइज आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। राइट से काउंटर क्लॉकवाइज आपके पास पॉजिटिव होता है। ये राइट से काउंटर क्लॉकवाइज बना है, डेट विल बी पॉजिटिव। सो फॉर मेंबर सी डी डेट विल आल्सो बी इक्वल टू x/32। सिमिलरली ये मैंने AR1 अप्लाई किया था, आप सेम दिस वाज हिंज इंटरनल हिंज, और यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 यूनिट की फोर्स अप्लाई करेंगे, M2 के लिए लिखेंगे। मैंने जो फंक्शन लिखे हैं ये सारे के सारे M1 के लिए हैं, ये सारे के सारे फंक्शन M1 के लिए। M2 के लिए मैं नहीं लिख रहा क्योंकि आपके पास ये सेम है। इसी तरीके से आप इसके रिएक्शन निकालेंगे, सेम फोर्सेज आएंगे ऑलमोस्ट। अगर जिधर नेगेटिव साइन आ रहा है उधर पॉजिटिव आएगा, जिधर पॉजिटिव आ रहा है उधर नेगेटिव आएगा, और इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। वो मैंने ऑलरेडी फाइंड करके आपके लिए टेबल लिख दिया। दिस इज हाउ वी फाइंड द मेंबर ए बी बी सी डी में 0 से 16 लिमिट। सो
फॉर मेंबर ए बी के लिए हमने सेक्शन यहाँ से लिया था और इसकी लेंथ कितनी है 16, सो 0 to 16, देन 0 से 20, देन 0 से 20 और दिस इज 0 to 16, ये लास्ट वाला इधर से लेके इधर तक सबके लिए मैंने आई, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास 2 आई है मेंबर बी सी के लिए, एंड देन इसका आई और इनकी इक्वेशन -18.75 -0.75 माइनस ये हमने प्रूफ भी किया था, ये 2 प्रूफ किए हैं और ये वाले सारे हमने प्रूफ करके लिखे x/40 एंड x/32। अगेन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। नाउ वी विल फाइंड DRL1 आपके पास क्या है, रिडंडेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू लोड एट पोजीशन 1। सो 1/EI हमने कॉमन ले लिया, आपने जस्ट फर्स्ट कॉलम देखना है। फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले आप लिमिट देख लेंगे 0 to 16 -18.75, दिस इज m टाइम m1, m टाइम m1, m and m1 is -1 + x/32 टाइम dx, देन अगेन 1/2 आपके पास किधर से आ गया, ये आपके पास 2 आई था, इसी वजह से हमने इसका अलग कॉलम बनाया। तो 1/2 0 to 20 -0.75 x² -x/40, -0.75 इज m एंड -x/40 इज m1। सिमिलरली आप अगेन आगे भी जा सकते हैं। सो DRL1 800 आ जाएगा। आपको DRL2 फाइंड करने, मैंने भी नहीं फाइंड किया, आपको भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज द स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल हो तो DRL1 आपके पास 800 आया तो DRL2 आपके पास 800 आएगा। लेकिन आप अपनी कैलकुलेशन की वेरिफिकेशन के लिए आपने ये फंक्शन सही लिखे हैं या नहीं लिखे, तो आप DRL2 फाइंड करेंगे। अगर वो 800 आ गया तो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आपने m के फंक्शन भी सही लिखे हैं, m1 के भी सही लिखे हैं और m2 के भी सही लिखे हैं। नाउ स्टेप 5 इज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास क्या था, F11 इज m1 के स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय EI। सो अगेन आपके पास m1 मल्टीप्लाई बाय m1 आप अगेन फाइंड कर सकते हैं, जिस कैलकुलेशन दिए 12.33 -7 एंड 12.33। F11 यूजली F12 एंड F21 सेम आते हैं, लेकिन हमारे केस में F11 F22 के लिए सेम आया है। सो इसके इसलिए कि आपने एक्सटर्नली सिर्फ मूवमेंट अप्लाई की थी ना, AR1 भी आपके पास मूवमेंट थी सेम स्ट्रक्चर पे और AR2 भी आपके पास स्ट्रक्चर पे मूवमेंट थी, तो उस केस में आपके पास F11 और F22 सेम आता है। नाउ स्टेप 6 इज टू फाइंड रिडंडेंट एक्शन। सो उसके लिए हमारे पास रिडंडेंट एक्शन AR इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ DRS माइनस DRL। सो DRS हमारे पास 0 है एंड DRL हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। सो बाय कैलकुलेटर में आपने F फंक्शन पुट करना है, DRL की वैल्यू पुट करनी है। सो माइनस को नहीं बोलना, ये वाला माइनस भी और उसके साथ भी अगर कोई माइनस एटसेट्रा है तो दे विल बिकम -150 एंड -150। सो इसका मतलब है हमने जो AR के लिए रिएक्शन AR की डायरेक्शन चूज़ की थी, ये उसके क्या है अपोजिट। सो हमने काउंटर क्लॉकवाइज चूज़ किया था, मैंने सिर्फ इसका लेफ्ट पोर्शन ड्रा किया, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास किस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट आ जाएगी 150 की। नाउ आपके पास ये वाला लोड रहा था 1.5 के पर फीट। सिमिलरली अगेन आप इसके रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, रिएक्शन आपको लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन लेने होंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी AR1 जब अप्लाई किया था तो उस वक्त हमें रिएक्शन के लिए दोनों पोर्शन की ज़रूरत पड़ी थी। सो अगेन आप जिस तरह हमने AR1 के लिए BX एंड BY के लिए इक्वेशन लिखी थी, इसी तरह आपको यहाँ पे भी BX और BY के लिए इक्वेशन लिखनी होगी। जस्ट आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे BY डाउनवर्ड ले रहे हैं तो ये मस्ट है कि आपके पास BY अपवर्ड लेना होगा। इसकी डायरेक्शन आपकी अपनी मर्जी की नहीं है। यूजली रिएक्शन की डायरेक्शन हमारे पास अपनी मर्जी की होती है तो हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं वो, लेकिन वो मर्जी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चलती है। हमने यहाँ पे BY डाउनवर्ड लिया तो इसे अपवर्ड लेना लाजमी है, अगर मैं इसे अपवर्ड लेता तो इसे डाउनवर्ड लेना लाजमी होता। तो प्रोसीजर हमारे पास क्या है, प्रोसीजर हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है, ए पे मूवमेंट लेनी है, BX और BY की टर्म में इक्वेशन लिखने BX एंड BY आ जाएगा। देन अगेन हमें इसको क्या करना है, बैलेंस कर देना है। सो हम उस पर टाइम नहीं जाया करते, डायरेक्टली मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। BX आपके पास आ जाएगा -28.125, BX is 28.125 and again BY is again 0. So BY आपके पास इस केस में भी 0 आ जाएगा। So this is 28.125 and this is 28.125, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 20 आपके पास 30 डाउनवर्ड लग रहा है तो इसका मतलब है 30 आपके पास अपवर्ड लगेगा। दिस इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर आपके पास आपको डाउट है कि ये बैलेंस है या नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगेन मैं बस इस एक पार्ट के लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं। सो उसके लिए हमें इनको अलग अलग बैलेंस भी करना होगा। सो मैं ये वाला कॉर्नर लेके जाता हूँ, दिस इज़ 28.125 और BY इज़ 0।
सो आपके पास 1.5 के पर फीट 20 फीट पे लग रहा है, तो इसका मतलब 1.5 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ पे आपके पास 30 आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और मूवमेंट आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 30 मल्टीप्लाई बाय 10, तो डेट विल बी 300। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 20 आपके पास 30 आ जाएगा, एंड 30 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस 20 है, 30 मल्टीप्लाई बाई 10 आपके पास 300 के बराबर आ जाएगा। नाउ अगेन इसकी अगर शेयर फोर्स ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करें, 30 की फोर्स अपवर्ड लग रही है और ये 1 डिग्री के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 300 आपके पास डाउनवर्ड लग रहा है और क्या करेगा, पैराबोलिक शेप बनाएगा। यहाँ पे आपके पास स्लोप 0 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास स्लोप 0 होगा और ये इस तरह का पैराबोला बनेगा। दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। अगर आपके पास ये 300 डाउनवर्ड, अगर आप इसका एरिया फाइंड करें, एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो ये आपके पास ये एरिया भी 300 के -300 + 300, तो आपके पास इस तरह की शेप बनेगी। नाउ ये वाली फोर्सेस यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। आपके पास ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहाँ पे आपके पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा +300 और 30 आपके पास डाउनवर्ड आ जाएगा। 28.25 इस डायरेक्शन में है, 28.125 एंड पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा 28.125। यस, इसका रिजल्टेड आपके पास 28.125, 30 का रिएक्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास 300 भी मूवमेंट है एंड 28.125 भी आपके पास क्या कर रहा है, मूवमेंट को जनरेट कर रहा है। अगर आप 28.125 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 150 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इनकी डायरेक्शन को देखें तो आपके पास इसकी डायरेक्शन जो है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है और 300 आपके पास क्या है, क्लॉकवाइज है। सो अगर आप देखें तो 28.125 मल्टीप्लाई बाई 16 ये आपके पास 450 आता है। इस 450 की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। 300 आपके पास ऑलरेडी क्लॉकवाइज लगा हुआ है, तो इसका मतलब है आपको 150 और क्लॉकवाइज की ज़रूरत है। सो आप इसकी मूवमेंट डायग्राम बना सकते हैं। डेट इज़ 28.125 डाउनवर्ड आ गया एंड अपवर्ड, तो दिस विल बी इक्वल टू -28.125। अगेन आपके पास 150 क्लॉकवाइज अपवर्ड चला जाएगा, देन 1 डिग्री से ये डाउनवर्ड चला जाएगा और 300 तक। This will be 150 and this will be 300. So this was all about frame analysis. इसके बाद की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू एनालाइज ट्रस यूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेथड्स।